NCERT क्लास 12th के अंतर्गत सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है हमारा संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है, जिस जिस चैप्टर की या जिस जिस कॉन्सेप्ट की इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आवश्यकता है, सबसे पहले हम उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत संबंध और फलन के अंतर्गत सबसे पहली जानकारी जो होना चाहिए वो है समुच्चय के बारे में, कि समुच्चय किसको कहते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा इसके अंतर्गत वो है हमारा समुच्चय। समुच्चय समुच्चय इसी को अंग्रेजी में कहते हैं हम अंग्रेजी में इसी को कहते हैं सेट। सबसे पहली चीज है कि हमको समुच्चय के बारे में पता होना चाहिए कि समुच्चय किसको कहते हैं। समुच्चय की जो परिभाषा है वो है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, सभी वस्तुओं का संग्रह नहीं, केवल वे वस्तुएं जिनकी परिभाषा सुस्पष्ट है और हमेशा समान रहती है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही हमारा समुच्चय कहलाता है, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं वेल डिफाइंड थिंग, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। द collection of well defined things। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह हमारा समुच्चय कहलाता है। अब अगले नंबर पे आता है सेट की जो विधियां हैं। सेट है हमारा समुच्चय, इसकी दो विधियां होती हैं। एक तो होता है हमारा रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि, और दूसरी होती है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि के अंतर्गत हमको सीधा का सीधा समुच्चय दे दिया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो जैसे मान लिया कि हमको दे दिया A इक्वल टू सीधा सीधा 1 2 3 4
एटसेट्रा। ये हमारी कहलाती है रोस्टर विधि। लेकिन समुच्चय निर्माण विधि के अंतर्गत हमको समुच्चय परिभाषित करके दिया जाता है, उसके आधार पर हमको समुच्चय बनाना पड़ता है। जैसे मान लिया दे दिया यहाँ पे ए इक्वल टू, और यहाँ पे दे दिया हमें ए बी, और लिख दिया कि जहां b बराबर है a प्लस 1, b जो है हमारा एक से बड़ा है। इस प्रकार इसकी परिभाषा समुच्चय के रूप में दे दी। अब इसके अकॉर्डिंग हमको समुच्चय का निर्माण करना है। तो ये दो विधियां होती हैं, रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि से हमको समुच्चय बना करके फिर सवालों को सॉल्व करना पड़ता है। आगे आने वाले सवालों में इसी का ज़्यादातर यूज होना है, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। इसके बाद आता है समुच्चय की जितनी भी चीज़ें, जितने भी मेथड इस चैप्टर के अंतर्गत काम में आने वाले हैं, वो केवल इतने हैं कि रोस्टर विधि होती है, समुच्चय निर्माण विधि होती है, और समुच्चय किसको कहते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा रिलेशन। क्या आता है? रिलेशन। इसी को हम हिंदी में कहते हैं संबंध। संबंध। जैसे मान लीजिए कोई भी हमको दिया गया है, माना एक दिया गया है हमको समुच्चय ए, एक, दो और 3, आगे कुछ भी दे दिया गया है। दूसरा समुच्चय दिया है हमको बी, बी को दे दिया है हमें 4, 5, 6 एटसेट्रा, कुछ भी दे दिया है। अब हमको निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हम निकालेंगे तो ए क्रॉस बी किस तरीके से निकलेगा? ए का फर्स्ट एलिमेंट और बी का सेकंड एलिमेंट, वो फर्स्ट एलिमेंट, ऊपर से दूसरा है 2 और 5, अगला है हमारा 3 और 6। इस तरीके से हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, और जो ए क्रॉस बी होगा वो बिलोंग्स टू करेगा हमारा आर से। आर होता है रिलेशनशिप, रिलेशन। आर का मतलब होता है रिलेट। तो इसके जितने भी अवयव हैं वो इसके अवयव होंगे। तो ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ये होती है हमारी संबंध की परिभाषा। और यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट दिए हैं। यहाँ पे ऐसा भी संभव है कि सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट दें। जब एक एलिमेंट देंगे तब उसमें हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, और जो ए क्रॉस ए निकलेगा वो भी हमारा बिलोंग्स टू आर होगा। ये भी हमारा रिलेशनशिप में बिलोंग करेगा। अब अगला है हमारा जो संबंध है, जो संबंध है हमारा
जो संबंध है, संबंध को हम आर से दर्शाते हैं, वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो होता है स्वतुल्य, स्वतुल्य। स्वतुल्य को कहते हैं अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। दूसरा होता है सममित। सममित को इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। और तीसरा होता है हमारा संक्रमक। और संक्रमक को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। संबंध हमारे कितने प्रकार के होते हैं? स्वतुल्य, सममित और संक्रमक। जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो इन तीनों को हम मिलाकर कहते हैं कि वो जो संबंध है हमारा वो तुल्यता संबंध है। क्या है? इन तीनों को मिलाकर बनता है तुल्यता संबंध। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्विवैलेंस रिलेशन। एक्विवैलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध जब ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि वो स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रमक भी होना चाहिए। और यदि ये तीनों हैं तभी वो तुल्यता संबंध है। अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले है नंबर 1 पे है स्वतुल्य। स्वतुल्य यह इसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। यह इसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव। अब स्वतुल्य, सममित और संक्रमक इनको ज्ञात करने के लिए इनकी हमेशा तुलना की जाती है। स्वतुल्य मतलब इसमें जो स्व शब्द लगा है तो स्वयं की तुलना स्वयं से करते हैं। इसमें किसी दूसरे से नहीं करते हैं, तो स्वयं की तुलना स्वयं से करते हैं। मान लिया कोई भी समुच्चय है हमारे पास ए में केवल एक ही अवयव है। ए में केवल एक ही अवयव है तो उसी से तुलना होगी। तो यदि इसमें लिख दिया हमने कि ए बिलोंग्स टू ए,
मतलब ए इस समुच्चय का एक अवयव है, तो इसका ये मतलब होगा कि जो ए है और ए है दोनों की एक साथ तुलना करेंगे, इसका वही संबंध होगा जो आर का है। मतलब स्वयं से स्वयं का संबंध नोट डाल के लिख लेंगे, स्वयं का स्वयं का स्वयं से संबंध है। रिफ्लेक्सिव कहलाता है हमारा स्वतुल्य संबंध। दूसरा है सममित। दूसरे नंबर पर आता है हमारा सममित। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में दो से तुलना करते हैं। कितने से करते हैं? दो से तुलना करते हैं। मान लीजिए कोई भी समुच्चय है हमारे पास ए, और ए में केवल दो अवयव हैं, ए और बी। तो ए और बी जो है बिलोंग करेंगे ए को, ए और बी बिलोंग्स टू ए होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जो संबंध ए और बी का है, यदि वही बी और ए का हो जाए तो हम कहते हैं कि वो हमारा सममित है। यदि इन दोनों का संबंध एक सा नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि वो संबंध हमारा सममित नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारा ट्रांजिटिव, संक्रमक। तीसरे नंबर पर आता है संक्रमक। इसको कहते हैं हम ट्रांजिटिव। स्वतुल्य में तुलना करते हैं सिर्फ एक एलिमेंट की स्वयं से। सममित में तुलना करते हैं दो लोगों में, दो अवयव में तुलना होती है, और संक्रमक में तुलना होती है तीन में। अगर मान लिया कोई भी समुच्चय है हमारा ए, इसको हमने लिख दिया ए, बी और सी। तीनों एलिमेंट ए के अवयव हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि ए, बी और सी बिलोंग्स टू है ए। तीनों ए के अवयव हैं। तो इसमें लिख लेते हैं कि यदि कोई भी रिलेशन हमारा ए बी बिलोंग करता है आर में, जो संबंध ए और बी का है, अपने आप मान लेते हैं कि वही संबंध हमारा बी और सी में होगा। अपने आप मान लेते हैं कि जो संबंध ए और बी में है वही संबंध बी और सी में होगा। तो यदि वही संबंध हमारा ए और सी में भी हो जाए,
तब हम कहते हैं कि वो हमारा संबंध संक्रामक होगा। स्वतुल्य में केवल एक एलिमेंट की तुलना होती है, सममित में दो एलिमेंटों के बीच में तुलना होती है, रिलेशन देखते हैं, और संक्रामक में तीन एलिमेंट में रिलेशन देखते हैं। यदि वो संबंध इस तरीके से हैं तब हम कहते हैं कि स्वतुल्य सममित संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यदि ये तीनों हो जाएं, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी, तब कहते हैं कि वो रिलेशन हमारा तुल्यता संबंध दर्शाता है। संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या, पहली है हमारी वास्तविक, जिसको हम रियल कहते हैं और आर से दर्शाते हैं इसको, रियल नंबर से, और दर्शाते किससे हैं? आर से। और दूसरी नंबर है हमारी काल्पनिक, जिसको हम आई से दर्शाते हैं और इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। हमको मेन अध्ययन करना है वास्तविक संख्याओं का। वास्तविक संख्याएं हमारी कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहला तो आता है कि ये प्राकृतिक भी होती हैं। हर प्रकार की संख्या हमारी काल्पनिक को छोड़कर सब संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याओं में आती हैं। कोई भी नंबर्स हो, वो सब नंबर हमारे वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो पहला तो है प्राकृतिक। दूसरे नंबर पर आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या। तीसरे नंबर पर आता है परिमेय। चौथे नंबर पर आता है अपरिमेय। फिर आ जाते हैं पूर्णांक। अगले नंबर पर आ जाता है अपूर्णांक। इतने नंबर हैं, और भी बहुत सारे नंबर हैं, दशमलव में भी हैं बहुत। प्राकृतिक हैं, पूर्णांक हैं। प्राकृतिक भी संख्याएं हमारी धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्या जो होती है, जिनको हम P/Q में लिख सकते हैं, किसमें? P/Q में लिख सकते हैं। वो सारी की सारी संख्याएं हमारी परिमेय में होंगी। अपरिमेय में होती है कि जिनको हम P/Q में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। पूर्णांक और अपूर्णांक होते हैं। परिमेय संख्या भी धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। पूर्णांक भी धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं, और अपूर्णांक भी धनात्मक ऋणात्मक होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में लिख लें 1, 2, 3 से लेकर कुछ भी हो सकता है। और पूर्ण संख्या में 0 शामिल करते हुए लिखते हैं। परिमेय संख्या में कुछ भी लिख सकते हैं हम। 1/2, 1/3 बटे की संख्या, 1, 2, 3, 0, धनात्मक ऋणात्मक सब हो सकती हैं ये। अपरिमेय संख्या में आ जाता है √2,
ये भी धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। √3, √5, पाई आदि। और पूर्णांक में जो होते हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं। 1, 2, 3 ... ये सारी की सारी संख्याएं, या -1, -2, -3 आदि। अपूर्णांक में होते हैं भिन्न, जैसे 1/2 है, 1/3 है। जो हमारी पूर्णांक नहीं है वो सारी की सारी संख्याएं अपूर्णांक में आएंगी। ये भी धनात्मक और ऋणात्मक होती हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इन संख्याओं का ज्ञान बहुत आवश्यक है। उसके बाद इस चैप्टर का शुरुआत होती है। काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिसे हम x + i y के रूप में लिख सकते हैं। वो सारी की सारी संख्याएं हमारी काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं सवालों को। अब देखते हैं सवाल। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R, T में मतलब R का होता है रिलेशन। तो T1 T2 के सर्वांग सम है। ये रिलेशन दिया गया है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहला है कि हमें निकालना है कि तुल्यता। क्या निकालना है? कि वो संबंध हमारा तुल्यता है। तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है कि वो हमारा स्वतुल्य भी होना चाहिए, दूसरा है कि वो हमारा सममित भी होना चाहिए, और तीसरा कहता है कि वो हमारा संक्रमक भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कि वो हमारा संक्रमक भी होना चाहिए। यह है तुल्यता संबंध, कि तुल्यता तभी होगा जब वो हमारा स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो। स्वतुल्य में क्या करते हैं हम कि स्वयं का स्वयं से संबंध निकालते हैं। तो सिर्फ इसमें एक और संबंध दिया गया है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब होता है सर्व अंग सम, सभी अंग उसके समान होते हैं। और त्रिभुज के अंग 6, एक तो भुजा, 3 भुजाएं और 3 एंगल और 3 शीर्ष होते हैं। तो इसमें सब समान होते हैं तो वो सर्वांग सम होता है। तो यदि हम इसमें देखें कि T हमारा बिलोंग करता है R को, और 2 त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, तो इसमें हम लिख देंगे कि T और T भी बिलोंग्स करेगा R के। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। एक त्रिभुज
स्वयं के सर्वांग सम होता है। ये है हमारा त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज बना लें हम, ये है त्रिभुज। अब इसके ऊपर कोई भी त्रिभुज इसी के ऊपर यदि लगाया जाए तो वो समान हो जाएगा। तो एक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है, इसीलिए हमारा स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। दूसरा है सममित। अब जैसे मान लीजिए T1 T2 के सर्वांग सम है, तो T2 भी तो T1 के सर्वांग सम होगा। जब दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं, तो चाहे सीधा कर रखो चाहे उल्टा रखो, दोनों हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे, इसीलिए ये हमारा सममित संबंध हो जाएगा। और संक्रमक में क्या करते हैं कि यदि T1 T2 के सर्वांग सम है और दूसरा अपने आप मान लें कि T2 T3 के सर्वांग सम है, T3 के सर्वांग सम है, तो जब सब एक दूसरे के सर्वांग सम हैं तो T1 T3 के भी सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम हो जाएगा। जब सर्वांग सम हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये संक्रमक भी हो जाएगा, और जब तीनों हो जाएंगे तो ये संबंध हमारा तुल्यता संबंध हो जाएगा। देखिए इसमें दिया गया है कि जो रिलेशन दिया गया है हमें वो है कि L1 L2 पर लंब है। सबसे पहला है L1, जैसे मान लो ये एक रेखा दी गई है और ये एक रेखा दी गई है, ये अब लिखा है कि L1 है लंब L2 पर, तो ये वाली रेखा जो हो जाएगी वो हो जाएगी L2 और ये हो जाएगी हमारी L1 हो जाएगी। मतलब पहली वाली लंब है दूसरी वाली पर, केवल इतना देखना है कि पहली वाली लंब है दूसरे पर। इसी तरीके से अब जब हम L2 और L3 का निकालेंगे तो L3 पर लंब होगी L2 हो जाएगी। तो अब हम देखें, और एक रेखा है हमारी L1, केवल L स्वतुल्य के लिए। अब यहां से हम देखते हैं, यहां से देखते हैं तो एक रेखा स्वयं के लंब पर कभी नहीं होती है। एक रेखा एक के समांतर तो होती है, लेकिन एक रेखा स्वयं पर लंब कभी नहीं होती है, इसीलिए हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा।
क्योंकि एक रेखा स्वयं के लंब कभी नहीं होती है। दूसरा है हमारा सममित। अब देखें, जब हमारा सममित में दो का संबंध देखते हैं कि जब L2 यहाँ पे देखें कि L1 L2 पर लंब है, लेकिन L2 भी हमारा L1 पर लंब है, L2 हमारा L1 पर लंब है। तो यहां से हम देखें कि जब हमारा L1 और L2 पर लंब है, जो रिलेशन इसका है वही हमारा आता है कि L2 भी L1 पर लंब है। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो संबंध हमारा सममित हो जाएगा। क्योंकि यहां से देखने को पता चलता है कि L1 L2 पर तो लंब है, लेकिन L2 भी L1 पर लंब है, तो दोनों का एक सा संबंध आ रहा, इसीलिए ये संबंध हमारा स्वतुल्य नहीं होगा लेकिन सममित होगा। अब देखते हैं संक्रमक। L1 और L2 पर जो है L1 लंब है, तो यदि हम इस पर लंब डालना चाहें तो इस पर ये L1 इस तरीके से आएगा। तो जब हम L1 और L3 को हम देखेंगे तो ये संबंध हमारा समांतर का आ रहा। L1 L3 के समांतर तो है, इसको इस तरीके से डालें या इसको इस तरीके से डालें, समांतर का ही संबंध आएगा, लेकिन लंब का कभी नहीं आएगा। तो यहां से हमको देखने से पता चलता है कि L1 और L2 का जो संबंध है कि L1 L2 पर लंब है, वही संबंध L2 और L3 का है कि L2 L3 पर लंब है, लेकिन वही संबंध हमारा L1 और L3 का नहीं है। क्योंकि यहां पे लंब की कंडीशन नहीं बन रही, समांतर की कंडीशन बन रही है कि L1 L3 के समांतर होगा लेकिन लंब कभी नहीं होगा, इसीलिए ये संबंध हमारा संक्रमक भी नहीं होगा। तो हमारा आ गया कि ना हमारा स्वतुल्य है ना संक्रमक है, केवल और केवल सममित है। यही सिद्ध करना था, तो ये आंसर आ गया। दिया गया है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R
रिलेशन दिया गया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना संक्रामक है। ठीक है, तो अवयव दिया गया है हमको ए बराबर दिया गया है केवल 1 2 3। तो अब हमें 3 कंडीशन निकालनी है इसमें। पहला है स्वतुल्य, दूसरा है सममित, और तीसरा है हमारा संक्रामक। ये तीनों चीजें निकालनी है हमको। अब देखते हैं कि एलिमेंट दिया गया है हमारे पास 1 1 2 2 3 3, 1 2 और 3। तो इसका मतलब है स्वतुल्य होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। यहां पे देखें 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। इसका मतलब यह है कि हमारा संबंध स्वतुल्य तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। अब सममित देखते हैं। इसमें देखते हैं कि हमारे पास 1 2 तो है, लेकिन 2 1 नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि सममित के लिए उल्टा होना बहुत आवश्यक है। जो संबंध 1 2 का होगा वही संबंध 2 और 1 का होना चाहिए। तो इसमें 2 और 1 कहीं नहीं है, इसीलिए ये हमारा सममित नहीं होगा। और संक्रामक यहां पे 1 2 है और 2 3 है, लेकिन 1 3 कहीं नहीं है, क्योंकि जो संबंध ए बी में होता है वही बी और सी में होता है, तो वही संबंध ए और सी में होना चाहिए। तो इसमें 1 3 एलिमेंट कहीं नहीं है, इसीलिए ये हमारा संक्रामक भी नहीं होगा। केवल हमारा संबंध स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल में भी वही है कि हमको निकालना है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध तुल्यता के लिए वही 3 चीजें कि स्वतुल्य होना चाहिए, सममित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। संक्रामक होना चाहिए। और संबंध जो दिया गया है हमें वो है कि a माइनस बी, यदि इन दोनों का अंतर निकालें हम तो वो संख्या हमारी 2 से कटना चाहिए। अब स्वतुल्य के लिए इस b के स्थान पर हम a रख दें, क्योंकि दोनों एलिमेंट समान होते हैं हमारे। तो यदि a रख देंगे तो इसका टोटल मान हमारा 0 आ जाएगा। और 0 संख्या 2 से कटती है, 0 संख्या सभी से कटती है, इसीलिए ये संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। हो जाएगा। सममित के लिए क्या करते हैं
कि जो a माइनस बी है उसको हम यदि हम b माइनस ए बनाए उल्टा कर दें, क्योंकि दोनों एलिमेंट उल्टे हो जाते हैं तो इसमें माइनस का चिन्ह आ जाएगा। लेकिन जब a माइनस बी हमारा 2 से कटता है तो ये वाली संख्या भी हमारी 2 से कट जाएगी। जब ये 2 से कट जाएगी, भले ही चिन्ह कुछ भी हो लेकिन वो संख्या हमारी 2 से जरूर कटेगी, इसीलिए ये संख्या हमारी सममित भी हो जाएगा। अब देखते हैं संक्रमक। तो यदि a माइनस का b हमारा 2 से डिविजिबल है और b माइनस सी भी हमारा 2 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली a माइनस सी भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा 2 का गुणांक है, सम संख्या होगी, और ये भी हमारी सम संख्या होगी क्योंकि ये भी 2 का मल्टीपल है। जब 2 का मल्टीपल है तो ये वाली भी हमारी 2 का मल्टीपल होगी, अर्थात ये वाली भी संख्या सम होगी। 2 सम संख्याओं का अंतर और योगफल सम होता है, तो वो संख्या हमारी 2 से कट जाएगी, तो ये संबंध हमारा संक्रमक भी हो जाएगा, और जब तीनों हो जाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा तुल्यता संबंध। छोड़ दिया।